हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत पुरा पाषाण काल देखे, मध्य पाषाण काल देखे और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत नवपाषाण काल देखेंगे। दोस्तों, नवपाषाण काल चित्रकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल से ही या इसी को नियोलिथिक एज कहा गया, यहीं से चित्रकला के नियमित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटा मान लिया जाता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था वो नियोलिथिक एज अर्थात मध्य नवपाषाण काल का समय माना जाता है। तो यहां देखते हैं इस नवपाषाण काल में आदिमानव के जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दोस्तों, हम लोग देखे थे कि आदिमानव चाहे पुरा पाषाण काल रहा हो या मध्य पाषाण काल रहा हो या नवपाषाण काल, तीनों कालों में उसने शिकार करना कभी भी बंद नहीं किया। यानी उसकी जीविका का मुख्य स्रोत आखेट अथवा शिकार ही था। लेकिन समय के साथ साथ मानव के जीवन में कई परिवर्तन हुए। हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि मध्य पाषाण काल में आदिमानव ने सबसे पहले पशुपालन करना सीख लिया था और पशुओं के रूप में सबसे पहले कुत्ता पाला था। लेकिन यहाँ नवपाषाण काल तक आते आते आदिमानव के जीवन में एक बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और वह क्रांतिकारी परिवर्तन था कृषि। क्रांतिकारी परिवर्तन दोस्तों इस संदर्भ में कहा गया है कि इसी कृषि के द्वारा ही इसके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, इसीलिए उसको क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया। देखते हैं इसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हम लोग देखे थे कि इससे पहले जो है मानव पूरी तरह से खाना बदोश था, जंगल बर्बरी असभ्य था, जहाँ भोजन मिलता था शिकार किया, भोजन किया, रात हुई विश्राम किया, आगे निकल गया। लेकिन जब आदिमानव ने नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो जब आप कृषि करते हैं तो आपको वहां रहना पड़ता है अस्थायी रूप से। तो इसके जीवन में अस्थायित्व आया। ऐसा तो है नहीं कि आपने फसल बो दिया, शिकार करने के लिए निकल गए और 2 महीना 3 महीना बाद वहां से लौट कर आए तो देखे तब तक आपकी फसल को जो सिंचाई या उसकी सुरक्षा के लिए जो कार्य करना था वो हुआ नहीं, तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो इस समय इसके जीवन में तो एक परिवर्तन हुआ कि उसमें जीवन में अस्थायित्व आ गया। वो शिकार करने जाता था लेकिन शाम को लौट आता था फसलों के पास और उन फसलों की सुरक्षा के लिए यही इसने एक झोपड़ी उड़ी बना करके, जिसे बाद में घर का रूप दिया गया, यानी यहीं से इसने घर बनाना प्रारंभ कर दिया। और इस कृषि की सुरक्षा के लिए कई आदिमानव ने मिलकर के इकट्ठे खेती करना शुरू कर दिया, तो कई घर बन गए। तो यही घर धीरे धीरे एक गांव का रूप ले लिया और घर बना, परिवार बना। घर परिवार बना, वही घर परिवार बड़ा होते होते एक बस्ती का रूप ले लिया। और जब एक परिवार बनता तो उसमें सामाजिकता होती है। वस्त्र वगैरह के बारे में ये लोग परिचित हो गए, उसका ज्ञान हुआ। हालांकि वस्त्र के रूप में पहले पशुओं की छाल वगैरह पहनना शुरू करते थे, बाद में पत्ते उत्ते से जो है वस्त्रों का जो है के रूप में इन्हें का प्रयोग करते थे। लेकिन इसके अलावा
हम लोग पहले देखे थे कि आदि मानव शिकार करता था, कच्चे मांस को खा जाता था, लेकिन यहाँ नव पाषाण काल तक आते आते मानव आग से परिचित हुआ और अब यह शिकार को भून करके खाता था और साथ ही साथ उस आग का इनके जीवन में भी बहुत उपयोग था। आग से ये लोग अपना भोजन पकाना शुरू कर दिए। आग से मौसम के अनुरूप जो है अपने आप को जो है ठंडी उंडी में अपने आप को सेकने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिए। पशुओं की सुरक्षा के लिए ये लोग आग जला दिया करते थे। तो ये आग इनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आया। और एक चीज और कि अभी तक तो भाई पशुओं को अगर भूनना है तो आग में सीधे भून सकते हैं, लेकिन जब आप अनाज पैदा करना शुरू कर दिए तो उसको पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। तो इसी समय ये बर्तन से परिचित हुए। और बर्तन वाले कौन? चाक से बने बनाए बर्तन, यानी चाक से यही परिचित हुए। चाक का आविष्कार हुआ, उसी चाक पर पहली बार यहाँ बर्तन बनाए गए। और चाक जो एक पहिए का ही रूप था, तो यहाँ पर इसी समय ये लोग पहिए से परिचित हुए। एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी आदि मानव के द्वारा खोज की गई लगभग सब नव पाषाण काल में ही खोजे गए। तो यह खोज संभव हुआ कृषि से। इसीलिए कहा जाता है कि यह कृषि आदि मानव के जीवन में या प्रागैतिहासिक कालीन मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आया। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ नव पाषाण काल में पहली बस्ती का साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है मेहरगढ़, वहीं से प्राप्त हुआ है। और इस नव पाषाण काल के संबंध में कहा गया है कि नव पाषाण काल में लगभग 5000 ईसा पूर्व से चित्रकला के नियमित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। और नव पाषाण काल तक मानव के बारे में कहा गया है कि लगभग यह पूरे भारत में फैल गया था। और नव पाषाण काल में अगर हम लोग देखें तो भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में चित्रकला के साक्ष्य मिले। और उसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, और राजस्थान के अलावा हम लोग दक्षिण में जाएं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, इन तमाम राज्यों में चित्रकला के साक्ष्य मिले। बिहार है, झारखंड है, तो ये बहुत से राज्य रहे जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले। और हम लोग आएंगे, देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कालीन अगर चित्रकला की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहीं पर बड़े पैमाने पर गुफा से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण गुफाएं मिली हैं जहां से उत्कृष्ट कोटि के चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं और बड़े पैमाने पर गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ हम लोग सबसे पहले चलेंगे पंचमढ़ी। आप लोग देख रहे होंगे कि पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और दोस्तों पंचमढ़ी बड़ा ही आजकल पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और पंचमढ़ी को ही एक उपनाम दिया गया है सतपुड़ा की रानी। असल में सतपुड़ा की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में ये पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी की एक बार सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जहाँ पर्यटकों का लगातार आना जाना बना रहता है। दोस्तों ये पंचमढ़ी स्थान ये
पर्यटक दृश्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग चित्रकला की दृष्टि से देखते हैं। और यहीं पंचमढ़ी जो सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। असल में सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों तो एक बहुत बड़े भू क्षेत्र में पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इसी सतपुड़ा पहाड़ी में एक महादेव की पहाड़ी है, पंचमढ़ी में ही है। जैसे लंबी पहाड़ियों की कई चोटियां होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, तो इसी सतपुड़ा पहाड़ी में एक महादेव की पहाड़ी है जो स्पेशली यहीं पंचमढ़ी में ही है। और इसी पहाड़ी में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं, और इसी पहाड़ी से होते हुए यहाँ मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी है नर्मदा नदी यहीं से होकर बहती है, जो कहता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो नर्मदा नदी के किनारे महादेव की पहाड़ी में कुल लगभग 50 प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई हैं, और इन गुफाओं की खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर महोदय के द्वारा किया गया। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखें कि G.R. हंटर ने यहाँ से जो चित्र खोजे, इन चित्रों में सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो धनुषधारियों के मिले हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि पंचमढ़ी से किसके चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं, तो धनुषधारियों के, यानी धनुष बाण लिए हुए जो शिकारी हैं, इनके चित्र सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी से मिले हुए हैं। और दोस्तों हम लोग अभी चर्चा की कि यहाँ 50 से अधिक लगभग गुफाएं मिली हुई हैं, लेकिन इन 50 गुफाओं में हम लोग 4-5 गुफाओं की चर्चा कर लें। और अगर इस पंचमढ़ी क्षेत्र की प्रमुख गुफाओं की बात की जाए तो यहाँ की गुफाओं में इमली खो, मांडा देव या भांडा देव, महादेव बाजार की गुफा, बनिया बेरी और जम्बू द्वीप, ये कुछ 4-5 गुफाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण तो आपका इमली खो, मांडा देव या भांडा देव और महादेव बाजार की गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आइए चलते हैं, ये जो गुफाएं मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं, इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र बने हैं, कुछ 2-4 चित्रों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इन गुफाओं के अंदर बने हुए चित्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इमली खो। और इमली खो से एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र मिला है, सांभर के आखेट का चित्र, जो हिरण प्रजाति का ही होता है सांभर, और उसके आखेट का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 5 धनुषधारियों का चित्र है जो एक बैल का शिकार कर रहे हैं। लेकिन इस गुफा का जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है सांभर के आखेट का चित्र, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा एक और गुफा है महादेव बाजार की गुफा, बांडा देव या मांडा देव की गुफा। और इस गुफा में एक छत पर शेर के आखेट का चित्र बना है, और जो पीले रंग से बनाया गया है। यहाँ ये चित्र देखने को मिलता है भांडा देव या मांडा देव में। और इसके अलावा पंचमढ़ी क्षेत्र से ही एक गुफा और मिली है, महादेव बाजार की गुफा। और महादेव बाजार की गुफा में हम लोग देखें तो इसमें एक विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। विशालकाय बकरी के अलावा यहाँ पर एक गर्धमुख देवता का चित्र मिला है। इसका मुंह जो है वो थोड़ा सा गधे के समान दिखता है। तो यहाँ हिंदू धर्म में जो भी विचित्र चीज़ें दिखती है उसको उसका संबंध देवता से जोड़ दिया जाता है, तो उसको गधे का मुंह वाला देवता कह दिया गया। इसके अलावा यहाँ कुछ लोगों को शहद एकत्र करते हुए दिखाया गया है। और इस महादेव बाजार के अलावा 2 गुफाएं यहाँ से और मिली है।
एक गुफा आपकी बनिया बेरी की है और बनिया बेरी से स्वास्तिक पूजा के चित्र, सगर्भा गाय के चित्र, अश्वारूढ़ व महिष रूढ़ सैनिकों के चित्र, महिष मतलब भैंसा जो होता है उस पर भी बैठे हुए कुछ शिकारी, इसके अलावा बानर कीड़ा समूह करते हुए, यानी समूह में कीड़ा करते हुए खेलते हुए, ये चित्र आपके बनिया बेरी से मिली है। और जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से संगीत का आनंद लेते हुए कुछ युगल को दिखाया गया है, नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्यों को दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो है पंचमढ़ी की कुछ गुफाएं हैं और इन गुफाओं से मिले ये चित्र हैं। और दोस्तों पंचमढ़ी के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ हम लोग अगर प्रागैतिहासिक काल में देखें तो ये पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनर पेंटिंग या जेनर चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सामान्य जनजीवन या जेनर चित्र यहीं पंचमढ़ी से मिले हैं। और यहाँ जो पंचमढ़ी है दोस्तों, पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ एक चित्रकार हैं रघुवीर सेन धीर, इनके द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों पंचमढ़ी गुफा में प्रागैतिहासिक काल में दो गुफाएं हैं जिसके चित्रों की अनुकृतियां बनाई गई हैं। एक तो आपकी पंचमढ़ी है और एक आगे आपको भीमबेटका की गुफा देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ हम लोग पंचमढ़ी देख रहे हैं। भीमबेटका गुफा की चित्रों की बनाई गई है, किसने बनाया है हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे जब भीमबेटका गुफा पढ़ेंगे। लेकिन इस पंचमढ़ी गुफा की बात की जाए तो यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ रघुवीर सेन धीर के द्वारा बनाई गई है। आप देख रहे हैं रघुवीर सेन धीर को। और पंचमढ़ी गुफा के बारे में दोस्तों एक मान्यता है कि कभी अज्ञातवास के दौरान पांडवों के द्वारा यहाँ निवास किया गया। कभी कभी पूछ जाता है कि पांडवों का संबंध किस गुफा से है, तो इस पंचमढ़ी के संबंध में इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक कहा जाता है कि पांडव कभी अज्ञातवास के दौरान इस गुफा में रहे थे। और यहाँ पंचमढ़ी गुफा के संबंध में एक विद्वान हैं DS गार्डन, और उन्होंने अपनी पुस्तक रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में पंचमढ़ी गुफा के रेखा चित्रों को इन्होंने प्रकाशित भी करवाया था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ नर्मदापुरम जिले में स्थित पंचमढ़ी को देखें। और पंचमढ़ी के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर लें। और इन महत्वपूर्ण स्थलों में एक स्थल है होशंगाबाद। दोस्तों होशंगाबाद पहले होशंगाबाद जिले में आता था, ये होशंगाबाद की गुफा, लेकिन अब होशंगाबाद को काट करके एक और जिला बना दिया गया है, नर्मदापुरम जिले। तो इसी नर्मदापुरम जिले में ये होशंगाबाद की गुफाएं हैं। पहले उस जिले के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया था। तो अब पूछेगा कि होशंगाबाद की गुफा कहाँ है, तो नर्मदापुरम जिले में है वर्तमान में। और अगर विकल्प में नर्मदापुरम नहीं है तो होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस नर्मदापुरम जिले में स्थित होशंगाबाद की गुफाओं को 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा गया था। और यह भी उसी सतपुड़ा पहाड़ी का ही जो है एक भाग है, आदमगढ़ की पहाड़ी। तो इसी आदमगढ़ की पहाड़ी में स्पेशली जो है ये गुफा मिली है। और ये भी इसी नर्मदा नदी के
इसी किनारे स्थित है, क्योंकि हम लोग भी नर्मदापुरम जिले में देखे थे पंचमढ़ी, तो उसी नर्मदापुरम जिले में ये भी है, तो नर्मदा नदी यहाँ भी है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ 12 शिलाएं मिली हुई हैं, और इन 12 शिलाओं में 10 शिलाओं पर चित्र बने हुए हैं। और चित्र दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कुछ चित्र जैसे जिराफ समूह, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, जो यहाँ का प्रमुख चित्र है, जिराफों का एक समूह है। और इसके अलावा अगर यहाँ के चित्रों में देखें तो मोर तथा वन देवी का चित्र, विशालकाय हाथी का चित्र जो हल्के पीले रंग से बना हुआ है, 4 धनुषधारी के चित्र, महामहिष का चित्र जो 10 गुणे 6 फीट के आकार में बनाया गया है, हाथी पर चढ़कर भैंसे का शिकार, छलांग लगाते 12 सिंघा, अश्वधारी अश्वारोही। तो ये कुछ प्रमुख चित्र यहाँ होशंगाबाद की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कहा गया है कि इस प्रागैतिहासिक काल में जो आदमगढ़ की पहाड़ी है, यहीं पर आदिमानव के हथियार बनाने के कारखाने मिले हैं। कारखाने का मतलब कि वहाँ पर हथियार पत्थर के ही हथियार होते थे, बनाए जाते थे। दोस्तों इस गुफा के संबंध में कहा गया है कि यहाँ पर कई लोगों के द्वारा कार्य किया गया। यहाँ 1927 ईस्वी में DS गार्डन, 1932 ईस्वी में CA सिल्वे राय, पर्सी ब्राउन तथा 1935 ईस्वी में GR हंटर के द्वारा भी कार्य किया गया। और यहीं होशंगाबाद क्षेत्र से ही जगदीश गुप्ता ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक चित्रकला में आदमगढ़ से प्राप्त रहेली और बुदनी का उल्लेख किया है। दोस्तों कई बार पूछा जाता है रहेली व बुदनी क्या है, तो ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं, और ये यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर, जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्ता, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। तो दोस्तों यह जो है होशंगाबाद की गुफा है, और होशंगाबाद के पश्चात हम लोग मध्य प्रदेश में चलते हैं। शिवपुरी क्षेत्र, शिवपुरी क्षेत्र दोस्तों बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। लोग देख भी रहे होंगे शिवपुरी क्षेत्र के थोड़े से भूभाग को। और ये शिवपुरी क्षेत्र एक विस्तृत भूभाग है मध्य प्रदेश का, और इस शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत भीमबेटका, पहाड़गढ़, रीवा, सतना, पन्ना, ग्वालियर, भानपुर, नरसिंहगढ़, रायसेन, जावरा, विदिशा, ये सारे क्षेत्र आते हैं। और यही शिवपुरी क्षेत्र से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुफा मिला हुआ है भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका की चर्चा हम लोग मध्य पाषाण काल में किए थे, थोड़ी सी चर्चा हुई थी, और बताए थे कि जब हम लोग नव पाषाण काल पढ़ेंगे तब यहाँ इस भीमबेटका की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भीमबेटका यहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगभग भोपाल से देखेंगे तो 45 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। और यहीं एक स्थानीय भीमबेटका की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पहाड़ी में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और इसकी खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे विष्णुधर वाकाड़कर, इन्होंने 1957-58 ईस्वी में यहाँ की गुफाओं की खोज की। लेकिन दोस्तों यहाँ देखें तो यहाँ बहुत गुफाएं मिली हुई हैं, जो
किताबें हैं, इसमें माना जाता है कि यहाँ लगभग 600 गुफाएं मिली हुई हैं और जिसमें से 275 ऐसी गुफाएं हैं जो चित्रित हैं, जिसमें चित्र मिले हुए हैं। लेकिन भोपाल सर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि यहाँ की गुफाओं की संख्या कुल लगभग 750 है और इसमें से 500 गुफाओं में चित्र बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत से चित्र इस गुफाओं में बने हुए हैं। अभी एक गुफा यहाँ से चित्र पूछा गया था, सांप्रदायिक सभा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सांप्रदायिक सभा का विभिन्न विषयों पर चित्र इकट्ठे बने हुए हैं। वो सांप्रदायिक सभा के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये यहीं भीमबेटका से ही मिला हुआ है। और इसके अलावा भी यहाँ से बहुत से चित्र मिले हैं। और अगर उन चित्रों की बात की जाए तो यहाँ के चित्रों में ग्राम जीवन के चित्र, हिरण का पीछा करते भैंसा, ग्वाले का चित्र, भाले से शिकार करते मानव, सामूहिक नृत्य वादन के दृश्य, मद्यपान के दृश्य, शुतुरमुर्ग का यहाँ से एक अंडा मिला हुआ है, जादूगर का नृत्य, मुखौटा नृत्य, अग्नि के निरंतर प्रयोग का दृश्य, व्यवस्थित सामूहिक जीवन के चित्र, गर्भवती महिला के चित्र, सगर्भा गाय के चित्र, मोर का चित्र, सभागार के चित्र। तो दोस्तों, ये कुछ भीमबेटका से मिले चित्र हैं जो यहाँ की प्राकृतिक गुफाओं में आदिमानव के द्वारा चित्रित किया गया है। और दोस्तों, भीमबेटका पे चित्रकारी के 2 स्थल मिले हैं और यह भीमबेटका की आप लोग गुफा देख रहे हो, ये बलुआ पत्थर से बने हुए मिले हैं। और हम लोग भीमबेटका के चित्रों को अगर देखें तो यहाँ के अधिकांश चित्र जो हैं वो लाल गेरुआ रंग से बने हैं। जो गेरू रंग होता है वो लाल ही रंग की प्रवृत्ति होती है। तो उसी गेरू से हम लोग देखें पूरे प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, तो यहाँ पर भी मिले हुए हैं। और यह हम लोग देखे हैं एक ऐसा स्थल है जहाँ से तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन तीनों काल में अगर पूछे कि भीमबेटका मुख्य रूप से किस काल का है, तो ये मध्य पाषाणिक स्थल है। और इसी भीमबेटका को जू रॉक सेंटर उपनाम भी दिया गया है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र आपका भीमबेटका है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखे हैं कि लगभग 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। और यूनेस्को ने जो है 2003 ईस्वी में भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। और दोस्तों, भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है और भीमबेटका गुफा के चित्र ब्लू पाटरी के जनक कृपाल सिंह शेखावत ने यहाँ के गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। तो पंचमढ़ी में हम लोग देखे थे रघुवीर सेन धीर थे, और यहाँ भीमबेटका में ब्लू पाटरी के जनक कृपाल सिंह शेखावत हैं। तो दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण भीमबेटका गुफा की चर्चा किए और इसके बाद में हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में एक और स्थान है और वह है पहाड़गढ़। ये दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है, मुरैना जिला, और इसी मुरैना जिले के जैरा तहसील में एक नदी बहती है, आसन नदी, और उसी के किनारे यह पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित है। और यहाँ 1979 ईस्वी में डीपीएस दरिकेश और श्री राम शर्मा के द्वारा
यहाँ गुफाओं के चित्रों को खोजा गया है। यहाँ कुल 86 गुफाएं मिली हैं, जहाँ लगभग 600 से अधिक चित्र मिले हुए हैं। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो पहाड़गढ़ की गुफा है, देखने पर यह मधुमक्खी के छत्ते के समान लगता है। और अगर देखें तो लगभग 1500 वर्ग फुट एरिया में पूरी गुफाएं फैली हुई हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। और हम लोग देखें यहाँ पर चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग 600 चित्रों की चर्चा की है। और उन चित्रों में कोई बहुत महत्वपूर्ण चित्र नहीं है, लेकिन कुछ चित्र जैसे जो यहाँ पर बने हुए, उन चित्रों में मनुष्य, घोड़ा, हाथी पर सवार, 3 धनुष तथा भाले से लैस कुछ लोग, और यहाँ पर 6 पैरों वाला एक पशु दिखाया गया है। और यहाँ पर एक विशालकाय पिपीलिका के चित्र प्राप्त होते हैं। पिपीलिका जिसको चीता बोलते हैं। और दोस्तों, इस पहाड़गढ़ के पश्चात मध्य प्रदेश के एक और ज़िले में चलेंगे, और वह है मंदसौर ज़िला। और मंदसौर ज़िले में ही एक गुफा मिली हुई है, मंदसौर की गुफा। और यह मंदसौर की गुफा यहीं मंदसौर में ही एक मोरी नाम का स्थान है। यहाँ से कुल 30 प्राकृतिक गुफाएं मिली हुई हैं। और अगर देखेंगे तो इन मंदसौर की गुफा में सर्वाधिक प्रतीकात्मक आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और प्राकृतिक आकृतियों के अलावा यहाँ जो है तंत्र मंत्र, जादू टोने से संबंधित चित्र भी प्राप्त होते हैं। लेकिन और आकृतियों में देखें मंदसौर में तो देहाती बांस की गाड़ी, अष्टदल कमल, स्वस्तिक, चक्र, पीपल की पत्तियों के चिन्ह, पशुओं को हाँकते ग्वाले, कुछ कहीं कहीं पर सूर्य के चित्र। तो सूर्य और पीपल की पत्तियां वगैरह ये सब प्रतीकात्मक चित्र के उदाहरण है। तो एक चीज़ मंदसौर में याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से जो है प्रतीकात्मक आकृतियाँ और तंत्र मंत्र, जादू टोने से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, हम लोग उसकी चर्चा किए। और इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें बताए हैं कि छत्तीसगढ़ से कौन सी गुफा मिली हुई है, वहाँ के रायगढ़ क्षेत्र की चर्चा किए। और आगे के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मिले हैं जो नवपाषाण कालीन हैं। तो अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन कुछ प्रागैतिहासिक गुफा देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप कोई नया चैप्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करते।